नमस्कार, मैं हूं तुषार उप्रेती। आप देख रहे हैं रिव्यू कॉर्नर और आज रिव्यू थोड़ा दिल को तोड़ देने वाला है। और कितने हमारे देश के रक्षक या यूं कहें कि पायलट्स MiG-21 एयरक्राफ्ट के जरिए अपनी जिंदगी गंवाएंगे। दो 2006 में मैं अपने दोस्तों के साथ एक फिल्म देखने गया। फिल्म का नाम था रंग दे बसंते। आमिर खान की ये फिल्म थी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा इसके निर्देशक थे और मेरे कॉलेज के जीवन की ये आखिरी फिल्म थी अपने दोस्तों के साथ। तो इसकी जो यादें हैं वो आज भी मेरे दिल में मैंने बहुत सहेज के रखी हुई हैं। लेकिन इस फिल्म में ऐसा क्या खास था जो आज तक इस फिल्म को मैं या मेरी जनरेशन के तमाम लोग भुला नहीं पाए हैं। तो उस पे भी चर्चा करेंगे और इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि हाल फिलहाल में जो MiG-21 क्रैश हुआ है उसके पायलट की मृत्यु हुई है। स्क्वाड्रन लीडर जो हमारे थे अभिनव चौधरी, उन्होंने अपनी जान गंवाई है, शहादत दी है एक तरह से। रिव्यू की शुरुआत करूं, आपको कुछ पढ़ के सुना दूं। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। इसमें जो छपा है MiG-21 एयरक्राफ्ट के बारे में वो क्या है, ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए जानना। The aircraft introduced into the Air Force in early 1960s are often called the flying coffins due to their poor safety record. According to official data, more than 20 MiG-21s has been involved in accident since 2010. According to data shared by the Defense Ministry with the Parliament at different times between 2003 and 2013, 38 MiG-21 aircraft crashed. Official data also shows that more than 170 pilots have lost their lives in MiG-21 accidents. यानी कि 170 से ज़्यादा पायलट्स ने अपनी जान गंवाई है इस MiG-21 के हादसों में। और आज भी ये सिलसिला जारी है। बहुत सी अटकलें हैं, बहुत से सवाल हैं, बहुत से दिल टूट चुके हैं और बार बार बात वही है कि इसे क्यों नहीं एयरफोर्स या भारत सरकार हटाती है। पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में जब MiG-21 क्रैश होने की खबर आई तो सबसे पहले जो जानकारी मेरे पिता ने मुझे दी वो ये कि जब वो स्कूल के दिनों में थे तब भी ये इस तरह से क्रैश होते रहते थे। उन्होंने 1970 की एक घटना का जिक्र किया जहां पे MiG प्लेन्स का एक प्लेन जो था वो दिल्ली के शंकर रोड की पहाड़ियों पर क्रैश हो गया था और पायलट जो था वो कीकर के पेड़ से लटका हुआ था। ये 1970 की घटना है। कई लोग जो उस ज़माने में अखबार पढ़ते होंगे वो आज से इस बात को रिलेट कर पाए। पढ़ते हैं फिल्म रंग दे बसंती के रिव्यू के ऊपर। क्यों ये फिल्म आज भी बहुत से नौजवानों को प्रेरित करती है, तो ऐसा क्या खास है इस फिल्म में, इस फिल्म के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है। हाल फिलहाल में मैं बिग बॉस सीज़न देख रहा था तो उसमें भी जिसे कहते हैं साउंड इफ़ेक्ट्स लगाने जो होते हैं वो रंग दे बसंती के कई बहुत ही इम्पोर्टेंट जो गाने थे उन साउंड इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। 2006 में रंग दे बसंती रिलीज़ हुई थी और ये फिल्म आज भी कई युवाओं को प्रेरित करती है, देश का जज्बा उनके अंदर भरती है। लेकिन ऐसा क्या था? सबसे पहले इसकी स्टार कास्ट पर नज़र डालते हैं। कौन लोग थे रंग दे बसंती में? सबसे पहले थे आमिर खान, उसके अलावा वहीदा रहमान जी। इसके अलावा इस फिल्म में बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाया था, छोटा सा कैमियो किया था आर माधवन ने, जिनके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। इसके अलावा इसमें थी सोहा अली खान, सिद्धार्थ, कुणाल कपूर और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल में शर्मन जोशी। अलावा मराठी सुपरस्टार अतुल कुलकर्णी, एक छोटा सा रोल अनुपम खेर ने भी परफॉर्म किया था। इसके अलावा विदेश की अभिनेत्री एलिस पैटन इस फिल्म में सू का किरदार निभाया था। रंग दे बसंती की कहानी जो है वो थी तो बड़ी सीधी, लेकिन उसकी पटकथा बड़े ही दिलचस्प ढंग से लिखी गई थी। तो कहानी शुरू होती है जब एलिस जो कि बाहर लंदन में रहती है वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती है और उसे फंडिंग देने से इनकार कर देती है उसकी एजेंसी।
और इस दौरान उसने भारत आना होता है। डॉक्यूमेंट्री जाहिर है भारत के रिवॉल्यूशनरीज के ऊपर थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के जीवन के ऊपर थी, और वो इस डॉक्यूमेंट्री से निजी तौर पे काफ़ी जुड़ी हुई। उसके दिल का ये मामला है क्योंकि उसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण जिसे कहते हैं पॉइंट्स जो हैं वो उसने अपने दादाजी की डायरी से लिए हैं, जिन्होंने उस दौरान भारत की जंग आज़ादी के समय इन रिवॉल्यूशनरीज को टॉर्चर करने में, या यूं कहें इनको नज़दीक से देखा था जेल के अंदर। बढ़ती और सू पहुंचती है भारत, और भारत में उसकी मुलाकात होती है सोहा अली खान से, जो उसका एक भारत का कांटेक्ट है और उसके लिए सारी टैलेंट स्काउटिंग कर रही है। यूनिवर्सिटी के कैंपस में सू तलाश कर रही है उन 3-4 युवाओं को जो उसकी डॉक्यूमेंट्री में एक अहम किरदार निभाएं। एक बहुत ही कॉमेडी भरे प्रसंग के दौरान हम देखते हैं कि देश के अलग अलग ज़िलों से आए एक्टर्स कैसे ऑडिशन देते हैं और कैसे उसकी जो नब्ज़ है डॉक्यूमेंट्री की उसे नहीं समझ पाते हैं, उसके इमोशंस नहीं समझ पाते हैं, और कैसे वो पूरा प्रसंग एक हंसोड़ सा, एक हंसी मजाक का प्रसंग बन के रह जाता है। सू निराश हो जाती है, उसे नहीं लगता है कि उसकी ये डॉक्यूमेंट्री कभी बन पाएगी। तो इसी दौरान उसकी दोस्त सोहा अली खान उससे कहती हैं कि चलो हम अपने क्लासरूम में चलते हैं। सू की ज़िंदगी में बदलाव आता है, और सू की ज़िंदगी में ही बदलाव नहीं आता बल्कि सोहा अली खान या दुर्गा जो इसमें किरदार वो उन्होंने प्ले किया है, उनके दोस्तों की ज़िंदगी में भी बदलाव आता है। वो उन्हें अपने दोस्तों से मिलवाती है, और सू जब देखती है उसके तमाम मस्तीखोर किस्म के दोस्तों को तो उसका दिल बहुत खुश होता है, और उसे लगता है कि उसकी डॉक्यूमेंट्री में यही वो लोग हो सकते हैं जो अहम किरदार निभा सकते हैं, जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के किरदार निभा सकते हैं, जो अशफाक उल्लाह खान का किरदार निभा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे संस्कारों की डोली लेकर चल रही एक पार्टी है जो आ गई है पूरी पार्टी को तहस नहस करने। उसका जो नेता है वो है लक्ष्मण, यानी कि अतुल कुलकर्णी। ये एक तरह से भगवा पार्टी के लिए संदेश था कि तुम जिस तरह से युवाओं को डराते हो, धमकाते हो, उनका उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि युवाओं के अंदर से क्रांति और ज़्यादा फूटकर बाहर निकलती। टीजे और उसके दोस्तों की एक समस्या है, वो ये है कि एक तो वो बिल्कुल भी लाइफ में सीरियस नहीं है, और दूसरा उन्हें अपने देश भारत पर गर्व नहीं है। उन्हें लगता है कि इस देश में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा पॉपुलेशन है, बेरोज़गारी है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे गर्व किया जा सके। यहाँ पे फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट डायलॉग आता है, और वो ये कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। इस डॉक्यूमेंट्री बनाने की पूरी प्रक्रिया में उस समय खलल पड़ता है जब बीच में आ जाता है लक्ष्मण, यानी कि अतुल कुलकर्णी, जो एक पार्टी का कार्यकर्ता है, और वो फेनेटिक पार्टी बिलीव करती है भारतीय संस्कृति में। आप लोगों ने देखा होगा कि वैलेंटाइन डे में कई पार्टियां हैं जो युवाओं को सड़कों पर पीट रही होती है, ये उसी का रेफरेंस है। तो होता कुछ यूं है कि अतुल कुलकर्णी सू को ये कहता है कि आप उन लोगों से अशफाक उल्लाह और भगत सिंह का किरदार निभाने की उम्मीद लगा रही हैं जो लोग खुद विदेशी बनने की होड़ में लगे हुए हैं, और वो वहाँ बिना देखे हुए पोएट्री रिसाइट करते हैं अशफाक उल्लाह खान की, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सू इससे बहुत इम्प्रेस होती है, लेकिन बाकी जो मेंबर्स हैं सू की इस टोली के, खास तौर से असलम, जिन्होंने हिंदू मुसलमान जो विवाद है उसका केंद्र असलम की कहानी इस पूरी फिल्म में बनती है कि कैसे वो पुरानी दिल्ली में रहते हैं, और कुणाल कपूर ने इस किरदार को बहुत ही अच्छे से निभाया था। उनके पिता का किरदार किया था दिवंगत अभिनेता ओम पुरी ने। एक बहुत ही लाजवाब सीन है, मैं स्पॉइल नहीं करूंगा आपका इंटरेस्ट अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी, और अगर देखिए तो आप समझ रहे होंगे मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। तो नहीं काम करना चाहता है असलम, और इस दौरान दोनों में बहस होती है असलम और लक्ष्मण के बीच में। असलम वहाँ से उठ के जाने लगता है, और उसी दौरान लक्ष्मण उसे धक्का देता है, और बीच बचाव में उसके जो दोस्त हैं, खास तौर से आमिर खान, वो टूट पड़ते हैं लक्ष्मण के ऊपर, अतुल कुलकर्णी के ऊपर, और दोनों में गुत्थम गुत्था और हाथापाई हो जाती है। इससे सू का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, और फिल्म का मूल सवाल वहीं अटक जाता है कि क्या ये डॉक्यूमेंट्री बन पाएगी,
क्या ये युवा अपने उस बीते हुए कल या उन क्रांतिकारियों की शहादत को कभी समझ पाएंगे? फिल्म की सबसे बड़ी खासियत जो थी वो थी इसकी पटकथा और कहानी। ज़्यादातर लोग पूरा का पूरा श्रेय पटकथा को दे देते हैं और उनको नहीं समझ में आता है कि एक कहानी को पटकथा में ढालने का या स्क्रीन प्ले में ढालने का एक प्रोसेस होता है। तो फिल्म की कहानी का श्रेय दिया जाता है दिग्गज लेखक कमलेश पांडे को, और फिल्म की पटकथा लिखने का जो मूल श्रेय है वो है रेंसिल डिसिल्वा, और इसके संवाद जो लिखे हैं वो लिखे हैं प्रसून जोशी ने। उन्होंने ही फिल्म के गाने भी लिखे हैं, बहुत ही क्रांतिकारी रिबेलियस गाने हैं इस फिल्म के। आज भी मैं देखता हूँ बहुत से युवा जो मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं बहुत एंजॉय करते हैं। फिल्म का जो संगीत है वो AR रहमान ने दिया है और संगीत बहुत ही ज़्यादा तोड़ो है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर ये फिल्म आपने सिनेमा हॉल में देख ली होती तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते। अभी भी अगर आप अच्छे हेडफोन्स के साथ इस फिल्म को देखेंगे तो फिल्म के पहले फ्रेम से अंतिम फ्रेम तक संगीत पूरी फिल्म की, जैसे कहते हैं वो मिट्टी है इस फिल्म की, वो पूरी तरह से घुला मिला हुआ है। तो ये इस फिल्म की सबसे बड़ी शक्ति है। इस तरह से पहला हाफ है, या ये कहें कि कहानी के जो 3 अलग अलग हिस्से होते हैं, आदि मध्य और अंत, यानी कि फर्स्ट मिडल एंड एंड, उसमें पहला 1.5 हाफ जिसे कहते हैं एक तरह से फिल्म का, वो यहीं पर केंद्रित है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीजे और उसके दोस्त जाके माफ़ी मांगते हैं सू से और डॉक्यूमेंट्री बनाने का पूरा प्रोसेस साथ में पूरा करते हैं। लक्ष्मण भी इन लोगों के साथ उठने बैठने लगता है, जिन लोगों को अभी तक उसने सिर्फ धर्म या जात के हिसाब से समझा था, उन लोगों के बीच में उठ बैठकर वो जानता है, समझता है कि ये हमारी तरह के ही लोग हैं। तो जो फैनेटिज्म है, या कहें कि वो भक्तों वाली जो मेंटेलिटी है, फासिस्ट सोच है, उससे उसका विश्वास उठने लगता है और अपने देश के लोगों की ओर उसका विश्वास बढ़ने लगता है। उसकी दोस्ती इन लोगों से अच्छी खासी रच बस जाती है और बहुत ही फिल्म में बहुत ही आनंद के प्रसंग हैं, बहुत अच्छे अच्छे कई सीन्स हैं। मैं दोबारा से आपको स्पॉइल नहीं करूंगा, स्पॉइलर नहीं दूंगा कि क्या है और कैसे होता है, लेकिन फिर एक बड़ी घटना घटती है और घटना ये घटती है कि माधवन का MiG-21 विमान क्रैश हो जाता है। 26 जनवरी 2006 को इस फिल्म का इंटरनेशनल प्रीमियर हुआ था और तब से लेकर आज तक ऐसा लगता है देश के हालात नहीं बदले हैं। एक तरफ माधवन का MiG-21 विमान फिल्म में दुर्घटनाग्रस्त होता है, पूरी तरह से सारे दोस्त और पूरी पिक्चर जो है कहीं ना कहीं रुक जाती है, इमोशन उबल पड़ता है और वो गाना भी आता है, लुक्का छुपी बहुत हो गई, थक गई तेरी माँ, जो आपका इमोशंस आपके सीने से जैसे कहते हैं किसी ने दिल निकाल लिया हो। उसके बाद वो एपिक कैंडल मार्च सीन होता है जिसकी देखा देखी बाद में होने वाले भारत में तमाम आंदोलनों में उस तरह के सीन को हमने देखा होते हुए। कहीं ना कहीं इस फिल्म को श्रेय जाता है और इससे पहले हुए कई आंदोलन जैसे कि जेसिका लाल केस था, उसमें भी लोगों ने इसी तरह के मार्च किए थे। बाद में अन्ना आंदोलन या तमाम आंदोलन में कैंडल लाइट मार्च करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया लोगों को अपनी स्वतंत्रता के अधिकार को बताने के लिए। यहाँ से पॉलिटिकल हो जाती है और इन तमाम इमोशंस के बीच में समझ में ये आता है कि सस्ते क्वालिटी के पुर्जे MiG विमान के लिए लिए गए हैं और उसकी दलाली की गई है एक दलाल के थ्रू। और दलाल कौन है? दलाल है सिद्धार्थ के पिता अनुपम खेर। यहाँ से कहानी बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते चली जाती है। एक तरफ एक डॉक्यूमेंट्री शूट की जा रही है जहाँ पे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, एक बदलाव से गुजर रहे हैं और निर्णय करते हैं कि हमें उस अंग्रेज को मार गिराना होगा जो लाला लाजपत राय की मृत्यु का जिम्मेदार था। दूसरी ओर फिल्म में कहानी में यहाँ ट्विस्ट है और लगता है कि अब ये युवा क्या करेंगे, कहानी खत्म हो गई और वहीं डीजे फैसला करता है कि हमें उस मंत्री को मारना होगा जिसने ये दलाली की है। भी बदलाव वहां से शुरू नहीं होता कि ऐसा लगे कि बदलाव जो है घर के बाहर होता रहे और मैं घर के अंदर बैठकर तमाशा देखता रहूं। घर का बदलाव घर के अंदर से शुरू होता है। अगर आपको बाहर नाली साफ करनी है तो सबसे पहले अपने घर की नाली साफ करना शुरू करें। तो फिल्म यहाँ से हो जाती है और ज़्यादा सीरियस और किसी तरह ये लड़के मिलके प्लान बनाते हैं उस नेता को उड़ाने का
जिसने इनके जैसे तमाम उन लोगों के घर उजाड़ दिए जो एक देश भावना लेके फौज में भर्ती हो। उस नेता की मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और देश का मीडिया उसे हीरो बनाने पर तुल जाता है और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में उसे भारत रत्न दिया जाएगा। और इस बात से निराश होकर, गुस्सा होकर देश को सच्चाई बताने के लिए ये लड़के घुस जाते हैं ऑल इंडिया रेडियो में और वहाँ इनका एक दोस्त है, एक छोटा सा एक्वेंटेंस है जो काम करता है, उसके रेडियो शो को हाईजैक करते हैं और उसमें इस बात की घोषणा करते हैं कि हम कोई आतंकवादी नहीं हैं, इसी देश के नागरिक हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के हैं और हमने ही उस नेता की हत्या की है। बात जो होता है वो फिल्म का बहुत ही मार्मिक और एपिक सीन है। इन लोगों की शहादत को फिल्मकार जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि देश में कुछ नहीं बदला है, गोरे साहब चले गए हैं, चमड़ी का रंग सिर्फ बदल गया है, भूरे साहब कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं और हम आज भी वैसे ही हालात में जी रहे हैं। तो पूरी फौज को, पूरी पुलिस महकमे को लगा दिया जाता है इन लोगों को मारने के लिए और इन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है और किसी तरह से इन लोगों को मार के ऑल इंडिया रेडियो में ही ढेर कर दिया जाता है। यहाँ ख़त्म नहीं होती फिल्म, यहाँ मीडिया की ताकत को बताती है। गौर करें कि ये 2006 की फिल्म है और इसमें फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव या फलाना डिमकाना लाइव की बात नहीं हो सकती। टेलीविज़न मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका पहले भी थी, आज भी है, जो वो उसे निभाने की कोशिश करता है। फेल भी रोज़ होता है, हम सब रोज़ उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन उसी टेलीविज़न मीडिया के ज़रिए इस फिल्म की सच्चाई, इस कहानी की सच्चाई, डीजे की सच्चाई और उसके दोस्तों की सच्चाई पहुंचती है पूरे देश के नौजवानों तक और ये फिल्म एक उम्मीद के साथ छोड़ जाती है। मरते मरते डीजे एक बात कह जाता है कि ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, या तो सब बर्दाश्त करते जाओ या बीड़ा उठाओ, बदलाव ला। यह है रिव्यू कॉर्नर। आज की ये कहानी थी रंग दे बसंती के बारे में। बहुत से ऐसे स्पॉयलर्स हैं जो मैंने नहीं दिए। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको ठीक लगे होंगे और अगर फिल्म नहीं देखी है तो मेरा मानना है इस फिल्म को ज़रूर दोबारा आज के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। फिलहाल वक्त तो चला है आपसे विदाई लेने का। उम्मीद है आने वाले समय में और भी नए नए रिव्यू और फिल्म की कहानियां लेकर आपके सामने आते रहें। घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, टीका टिकाएं, किसी को कोरोना टिकाएं नहीं, ना तो किसी को कोरोना दें, ना ही किसी से कोरोना लें। धन्यवाद।